Hello everyone, welcome to Crystal All. This is your Chandra sir, and today we will be dealing with few questions from the Living World chapter. So let's begin with our first question, which says, what is reproduction? Well, reproduction is a process by which an organism multiplies itself. Okay, so basically the method of propagating itself or multiplying its species is known as reproduction. Reproduction is a process of producing offspring that are biologically or genetically similar to the parent organism, which means they will have a very much similar characteristics compared to their parents. List out the building block of life. अब देखो हमारा एक जो ऑर्गेनिज्म है ना वो बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है. ठीक है, अगर बायोलॉजी के नज़र से देखें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है किसी ऑर्गेनिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट यूजुअली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. लिपिड क्या है? ये यूजुअली हमारे मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं इसके. प्रोटीन फॉर एग्जांपल ये भी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है. सारे एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीन्स के होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स प्रोटीन्स के होते हैं. फिर आता है न्यूक्लिक एसिड. ये हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए, हमारे केस में जो हमारा डीएनए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो भी एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के कंस्टिट्यूएंट हो गए. अब बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is a natural science which is concerned with study of principles of governing life processes and explores the living world. ठीक है, diversity of living organism, relation between living and non living, lot more. ये बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें हम लोग क्या क्या कंसिडर कर लेते हैं. एक तो ये नेचुरल साइंस है, मतलब हम लोग कोई नया डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं, बस जो नेचुरल फिनोमेना है हम लोग बस उसका स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, कैसे चीजें हो रही है. ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल, फिर क्या क्या किस सीक्वेंस में किस किस प्रोसेस में हो रही है, लिविंग वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म से कैसा रिलेशनशिप है, ये सारा जो एक वास्ट स्टडी आता है वो बायोलॉजी के अंडर आ जाता है. ठीक है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब देखो बायोडाइवर्सिटी यूजुअली दो टर्म से मिलकर बना है, एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी. अब देखो बायो मतलब क्या हो गया? बायो मीन्स लिविंग. ठीक है, एनीथिंग विच इज लिविंग will be considered as which will be considered under bio. ठीक है, और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के फॉर्म्स. ठीक है, अलग अलग जितना तरह के फॉर्म्स होंगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज वेरिएशन अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो बताया था ना, डाइवर्सिटी मतलब तरह और बायो मतलब लिविंग. वेरिएशन अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म from different sources including terrestrial, marine, desert ecosystem and other ecological complexes. Terrestrial ecosystem, terrestrial वो होता है land animals. ठीक है, marine वो होते हैं जो जो sea में पाए जाते हैं. desert ecosystem जो usually desert में जो ecosystem होती है उसको desert ecosystem करते हैं. और बहुत सारे ecological complexes को मिला के जो भी हम लोग living organism की जितनी भी diversity है उसको हम क्या बोलते हैं? Biodiversity बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए? अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये एक तरह का बायोमोलिक्यूल है. ठीक है, ये यूजुअली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे. ठीक है, ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. और ये जो मैंने बनाया अभी, ये दो चीजों से बना होता है, फॉस्फेट और शुगर. ये बैकबोन बनाता है और इसी में ऐसे ऐसे
तुम्हारे प्रोजेक्शंस होते हैं, वो किसके प्रोजेक्शंस होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस के प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है, इसमें कुछ कोड्स होते हैं जो आगे चल के प्रोटीन प्रोटीन कोड करते हैं, ठीक है। तो डीएनए इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो ये दो हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स हो गया, ये एक हेलिक्स हो गया, ठीक है, विच कंटेन्स यूनिक जेनेटिक कोड। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस ये एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है, ठीक है, एक कोड के तरह अरेंज होता है, जैसे बाइनरी कोड्स होती है ना, सेम वे नाइट्रोजनस बेसिस भी कुछ कोड करते हैं, ठीक है, विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जो जितने भी ये जो डीएनए हम लोग कहाँ से इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, फाउंड इन एवरी सिंगल लिविंग क्रिएचर एंड इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो एक यूनिट है ना, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स को भी अगर हम तोड़ के देखें, ये दो चीजों से बना हुआ, कार्बो फिर हाइड्रेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन के जितने भी हाइड्रेट्स है, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, वाटर वाले ग्रुप या फिर OH वाले ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग केमिकली ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are composed of carbon, hydrogen, oxygen atom. These molecules are primary food groups. अब ये प्राइमरी फूड ग्रुप्स क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारे स्टेपल फूड का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हमारा जो मेजर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट के थ्रू फुलफिल करते हैं, ठीक है। जितने भी यूजुअली प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ठीक है, and are essential source of energy. The most common abundant form of carbohydrates is sugar. शुगर हो गया, फाइबर्स हो गए, स्टार्च हो गया, ठीक है, ये सारे यूजुअली जो स्टेपल फूड का कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। व्हाट इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द सेलुलर, अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज कंपोनेंट दैट मेक अप टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब देखो अलग अलग तरह के सेल को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखें, तो ये होता है टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, a cell, a group of cell performing a common function having common origin, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, अब ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो ये होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन। व्हाट इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो अलग अलग तरह का हायरार्की हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें से सबसे नीचे होता है स्पीशीज, फिर होता है जीनस, फिर होता है ऑफ फैमिली, फिर होता है तुम्हारा ऑर्डर, फिर होता है क्लास, फिर होता है तुम्हारा फाइलम, फिर होता है तुम्हारा किंगडम, ठीक है। तो ये हमारे डिवीजन, इस तरह से हम लोग हायरार्की में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज। व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक कीज। अब देखो टैक्सोनॉमी मतलब किसी चीज को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको नेमिंग कर रहे हैं, उसका नेमिंग कर रहे हैं एंड उसको एक हायरार्की में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी की क्या है, जो भी चीजें जो हम क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं, क्लासिफिकेशन को ईज करती हैं, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कीज बोलते हैं। द टैक्सोनॉमी कीज are aids that assist in identification of organism and view of attributes, ठीक है। जो चीजें टैक्सोनॉमी में असिस्ट करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
टैक्सोनॉमी की। फॉर एग्जाम्पल हर्बेरियम हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? अब देखो कार्लस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था यूजुअली सबसे पहले इन्होंने ही दिया था मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेमिंग का भी एक सिस्टम ये ले आए थे, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनको क्या कंसिडर करते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखो व्हाट आर द 8 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम लोगों ने तुरंत ये अभी डिस्कस किया थोड़ा एक दो क्वेश्चन पहले कि जब भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो एक हायरार्की में फॉलो करते हैं, जिससे हो गया स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा 8 क्लासेस। क्या है अब ये डोमेन भी एक हायर क्लासिफिकेशन होगी तुम्हारी। उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अब देखो व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नोमेनक्लेचरिंग classifying and nomenclature of all living or living thing including them in different groups according to their similarities and dissimilarities। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका उसका नाम देना, उसको क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आता है फाइलम। अब देखो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक पर्टिकुलर रैंक है या फिर टैक्सन है हायर हायर क्लासेस का, ठीक है, जिसमें से वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके अंडर फॉल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास क्या होता है? अब ये ऑर्डर के ऊपर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटेड ऑर्डर, जिनका ऑर्डर आसपास सिमिलर होगा, वो एक कॉमन क्लास में हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है। ये तो हायरार्की वाइज हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जीनस क्या होता है? अब ये स्पीशीज के ऊपर आने वाला एक रैंक है, ठीक है। जीनस क्या इंक्लूड करता है? ये तुम्हारे अलग अलग तरह के स्पीशीज जो है, ठीक है, वही जो रिलेटेबल स्पीशीज है वो एक कॉमन जीनस के अंडर फॉल करती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सारे तुम्हारे एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो हायरार्की वाइज फॉलो होती है। अब देखो ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज। अब इसको दो स्पीशीज हम लोग क्यों कंसिडर किए, ठीक है। एक स्पीशी, अच्छा सुनो, सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशीज कंसिडर करने के लिए उनका आपस में इंटरब्रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इंटरब्रीड होने के बाद वो जो प्रोजेनी हुई उसका फर्टाइल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पोटैटो ब्रिंजल क्योंकि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग इसको एक इंडिविजुअल स्पीशीज कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है? दे कैनॉट इंटरब्रीड, ठीक है। दूसरा, पोटैटो और ब्रिंजल का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बहुत एकदम अलग होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये दो रीजंस की वजह से दो, ये सेम जीनस है बट अलग अलग स्पीशीज में फॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्सन लिविंग इन अ कोमा इज कंसिडर लिविंग और डेड। अब देखो जो लोग कोमा में होते हैं उसको हम लोग लिविंग डेड कंसिडर करते हैं। क्यों?
लिविंग होने का एक और सबसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, समझ में आया। बट लिविंग तुम्हारे कोमा में जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूजुअली अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द स्टिमुली सच एज पेन, लाइट, साउंड, सच अ पर्सन इज कॉल्ड ब्रेन डेड, ठीक है। जो यूजुअली लोग कोमा में होते हैं उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ब्रेन डेड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज आईसीबीएन, अब देखो आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो किसी भी प्लांट या फिर कोई भी, हाँ कोई भी प्लांट को कैसे नेमिंग होगी, ठीक है, ये इंटरनेशनल एक बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है जो ये डिसाइड करती है कि एक क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा किसी प्लांट का नेमिंग करते हुए, ठीक है। तो ये इसको रेगुलेट करता है। आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड अ सेट ऑफ रूल्स used during nomenclature of plants, ठीक है, mainly based on international rules. These rules were proposed by Swedish botanist and zoologist Carl Linnaeus, ठीक है। इस ICBN और ICBN को जो सेट ऑफ रूल्स है यूजुअली प्रपोजल किसके थे, कार्लस लीनियस के थे, ठीक है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग सिस्टम, अब देखो लिविंग सिस्टम बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। पहला वाटर, हमारा मैक्सिमम रिएक्शंस हमारा 70% से ज्यादा बॉडी में जो है वाटर ही है, वाटर कंटेंट हमारा सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर आया हमारा लिपिड, मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट हमारा सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो लिपिड है। फिर ऑक्सीजन, ये हमारा मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं यूजुअली प्रोटीन प्रोटीन इन नेचर होता है, ये प्रोटीन हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, ठीक है। कोलेजन हो गया, बहुत सारे पार्ट है जो सारे प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, किससे बना होता है, तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी से हम लोग एनर्जी मैक्सिमम टाइम ऑब्टेन करते हैं। फिर सोडियम, सोडियम और क्लोराइड, ये सारे आयंस, ये हमारे बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल रोल्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स हो गए किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। Who gave the biological name of classification, the binomial name of classification, binomial मतलब दो नाम, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो ये किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था, ठीक है। What is meant by identification of species, अब देखो the identification of species is aimed at finding the correct name and proper position of species in established scheme of classification, ठीक है। अब स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक स्पीशीज को हम लोग लाए, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में, उसको एक प्रॉपर नाम दिए, एक प्रॉपर पोजीशन दिए टैक्सोनॉमी में, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज पोजीशन, पोजीशन ऑफ स्पीशीज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। नेम द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, अब देखो किंगडम जो है वो है हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, समझ में आया। What are the three codes of nomenclature? The three codes of nomenclature: International Code of Botanical Nomenclature, Zoological Nomenclature और Bacteriological Nomenclature। ये सारे इंटरनेशनल बॉडीज हैं। ये क्या करती हैं, ये सारे प्रिंसिपल रूल्स और रेगुलेशंस देती हैं किसको, प्लांट्स का नोमेनक्लेचर या फिर क्लासिफिकेशन के, एनिमल्स के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के, और बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये तीन कोड हो गए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। व्हाट इज
मीन बाय केमोटैक्सोनॉमी। अब देखो टैक्सोनॉमी मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देंगे उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे, तो हम लोग उसको वो टैक्सोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल टैक्सोनॉमी। सपोज मान के चलो दो ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और मेरे में जो प्रोटीन पाया गया वो एक और ऑर्गेनिज्म में पाया जाए बट बाकी में ना पाया जाए, तो इससे हम लोग ये एक हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो प्रोटीन्स मेरे में पाया गया और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाया गया हम दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो केमिकल नेचर हमारे में सेम है, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी इस बेसिस पर अगर हम लोग किसी को क्लासिफाई करना स्टार्ट किए तो वो हो जाएगा हमारा कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। Based on distribution of certain characteristics, chemical constituents under taxonomical relationship is known as chemotaxonomy, ठीक है। अब देखो the defined species, species may be defined as group of interbreeding organism which produce fertile offspring। species का मतलब क्या है, a group of organism which are able to interbreed among themselves, ठीक है, और उनका जो प्रोजेनी होगा वो फर्टाइल हो एज वेल, ठीक है, तो उसको हम लोग एक स्पीशीज कंसीडर करते हैं। What is a systematic arrangement? A systematic arrangement also takes into account, अब देखो किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो वो हो गया ये क्लासिफिकेशन, और उसी में हम लोग उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दे किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। मतलब क्लासिफिकेशन along with its phylogenetic relationship is called as systematic arrangement, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स also taking into account of evolutionary relationship between organisms, ठीक है, तो इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। गिव नेम्स ऑफ टू फेमस बॉटनिकल गार्डन्स। अब जो बॉटनिकल गार्डन है जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्यूव में है, ठीक है, ये इंग्लैंड में पाया जाता है, इंग्लैंड में है सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर बॉटनिकल गार्डन है तो वो क्यू इंग्लैंड में है, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये तुम्हारे हावड़ा में है, ठीक है। अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज गिवन बिलो। अब देखो साइंटिफिक नेम को लिखने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मैंगो को ही ले लें तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है उसका वो है मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। मैग्निफेरा जो है वो जीनस अकाउंट मतलब वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज, ठीक है। ये जीनस है, ये स्पीशीज है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, वाई स्पीशीज इज द सेकंड वर्ड। Here Magnifera is the genus name while India is a species name, ठीक है। अब देखो पहला जब लिखते हैं हम लोग, पहला जो लेटर है, पहला जो अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, और स्पीशीज का है वो सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है। और दोनों सेपरेटली लिखते हैं, लिखे जाते हैं, और अगर हैंड रिटन है तो वो अलग अलग अंडरलाइन किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो जीनस शुड बी ऑलवेज बी इन कैपिटल and the first letter of the species should always be in small, ठीक है। तो ये करेक्ट नेम हो गया मैग्निफेरा इंडिका। लेकिन जब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक्स में होगा, मतलब कुछ ऐसे तिरछे तिरछे लाइंस में ऐसे जो लिखे जाते हैं ऐसे इटैलिक्स। सुन में आया? The classification system is changing very frequently. Discuss why. अब देखो हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स, हमारा नॉलेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम लोग जैसे जैसे और एडवांस होते जा रहे हैं, अलग और ऑर्गेनिज्म खोज रहे हैं, अलग अलग मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग खोज रहे हैं। अब हम लोग तुम्हारे मॉलिक्यूलर लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग डीएनए आरएनए प्रोटीन्स की बात करने लग गए हैं। प्रोटीन का प्रोटीन में क्या क्या मतलब प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी हम लोग अब कौन से अमाइनो एसिड सीक्वेंस तक का बात करने लग गए हैं। जैसे जैसे ये हमारी नॉलेज बढ़ रही, टूल्स टेक्निक्स हमारे पास एनहांस हो रहे हैं,
वैसे हमारी टैक्सोनॉमी करने की एबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, वो और ज्यादा डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, और ज्यादा डाइवर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो टाइम के साथ है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते जाए। फॉर एग्जांपल जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था तब सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजी ही देख रहे थे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब सिर्फ ऊपर से ही देख रहे थे, हाँ ये सिमिलर है तो ये प्लांट होगा, ये अलग है तो ये सेम ग्रुप में नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, एनाटॉमिकल देख रहे हैं उसको, उसके सेक्शंस काट रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर देख रहे हैं। ये सारी चीजों को जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे लिए एक नया होराइजन खुल रहा है, ठीक है, नए डायरेक्शंस खुल रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग और चेंज और डाइवर्स और चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो रही है, ठीक है, ये कभी स्टैटिक नहीं है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज चेंज बिकॉज द मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म स्पीशीज आर ऑफ्टन डिस्कवर्ड। हाँ ये भी सही है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी भी हम लोग डिस्कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। द न्यू स्पीशीज मस्ट बी एडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा यूजुअली चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन व्हाट डू वी लर्न। अब देखो अलग अलग अगर हम लोग जगह जाए तो अलग अलग चीजें हम लोग देखने को मिलती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं, अलग। अब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिलेशंस ही देख लो, हमारे हमारे कितने भी कितने सारे हमारा वो है रेसेस है, निग्रो हो गए, कर्केशियंस हो गए, एथनिसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या मिलता है, क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इजी मेथड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो द अर्थ इज अ डाइवर्स प्लैनेट with peoples from various regions supporting different religions, so we learn about their gender, skin color, food, culture, language, ethnicity, fashion. These are the factors through which we can quickly identify a person, ठीक है। ये सारी चीजों से हम लोग यूज टू हो जाएंगे तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। Who gave the binomial name of nomenclature? Carlos Linnaeus, a famous biologist, gave the binomial system of name nomenclature, ठीक है। What is the universal rule of nomenclature? अब nomenclature करने का universal rules क्या है? देखो ये नेम्स जितने भी होंगे वो लैटिन डेरिवेटिव होंगे। लैटिन डेरिवेटिव क्यों होंगे? लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसमें कोई चेंजेस अब हो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको लैटिन से डेराइव करेंगे, ठीक। पहला नाम पहला रूल, ठीक है। और जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे वो हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इटैलिक्स एक फॉन्ट है, लैटिन एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल, द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। अब जो नाम होगा वो दो कंपोनेंट से बना होगा, पहला जीनस एंड दूसरा स्पीशीज। जीनस फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड जो होगा वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तीसरा रूल, व्हेन हैंड रिटन और टाइप द नेम शुड ऑलवेज बी अंडरलाइन, ठीक है। नाम अगर हम लोग हैंड रिटन करेंगे तो अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको हमेशा अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, अगर प्रिंट करते हैं तो हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है। और चौथा रूल, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटिंग जीनस। अब जीनस को जो रिप्रेजेंट करने वाला फर्स्ट वर्ड है वो ऑलवेज कैपिटल, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब और स्पीशीज का जो पहला पहला अल्फाबेट है वो हमेशा स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। अब इसमें गलती क्या है, पैंथरा जो हुआ वो तुम्हारा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, इसका पहला वर्ड कैपिटल है, बट यहाँ पे जो स्पीशीज है वो ये भी कैपिटल है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, टिग्रिस, ठीक है।
और जब हैंड रिटन हो अलग अलग अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। ये भी होगा टिग्रेस ऐसे अलग अलग अंडरलाइन। और जो अथॉरिटी है, मान के चलो जिन्होंने सबसे पहला नाम दिया और स्पीशीज को क्लासिफाई किया, उस साइंटिफिक उस साइंटिस्ट के नेम में नेम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखे होंगे ऐसा, ठीक है। जैसे कार्लस लिनियस थे तो लिन, पैंथेरा टिग्रिस लिन, ठीक है, समझ में आया। So that's all from my side. Thank you everyone.